हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी 10th क्लास और 12th क्लास आईसीएसई और आईएससी बोर्ड्स के लिए हम लेकर आए हैं बोर्ड सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज। कम से कम टाइम में, जितने टाइम में आप रिवाइज कर रहे हैं अपने कोर्स को, हम उतने टाइम में ही आपको आपका कोर्स एग्जॉस्टिवली पढ़ा देंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद प्रॉब्लम सेशंस में लगवा देंगे। बहुत सारा कोर्स बहुत कम टाइम में, क्रिस्पी बातें, सिर्फ वो चीजें जो कोर्स में, जो पेपर में आनी, वही कोर्स पढ़ाएंगे जो पेपर में है, जितना पढ़ाएंगे वही आएगा, और साथ में उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे साउथ सिटी पीसीएमबी पर। कुछ भी आए बाय नहीं, और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्लास 12 आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम मॉडर्न फिजिक्स है। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन भी आपको बताएंगे क्या चीज है। आज का एजेंडा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन। ये जो पार्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं इसको बस स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसका एग्जॉस्टिव जो कवरेज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पीईई का आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रो रहेगा। ये मत सोचना कि कंप्लीट हुआ, इसका रियल पार्ट अगले टर्म पे होगा। तो आज इसको इंट्रो करके छोड़ेंगे। कहानी किसकी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्टार्ट, और उसके बाद इसे प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी की बातें चलती रहेंगी। मॉडर्न फिजिक्स क्या है, पहले थोड़ा सा वो जान लेते हैं, डिस्कस करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसमें हम पुराने क्लासिकल फिजिक्स को छोड़कर और नए क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जा रहे होंगे। यानी मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम वर्ल्ड में किस तरह से हमारी फिजिक्स की थ्योरीज बदली हैं, उस ट्रांजिशन का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि क्लासिकल थ्योरी गलत है, ये भी नहीं कि वो सही है। हालांकि क्लासिकल थ्योरीज 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती हैं। जब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स की बात करनी हो तो वो क्लासिकल थ्योरीज, वो न्यूटन के लॉज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सब फेल हो जाता है। वहां पर जनरेट होती है नई थ्योरी, डेवलप होती है, इसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और वही एटॉमिक, न्यूक्लियर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। जिस तरह से ये क्लासिकल थ्योरीज और क्वांटम थ्योरीज का मर्ज हो रहा है, या फिर जहां से क्लासिकल थ्योरीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है और डिस्कार्ड कर रहे हैं, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग का जो ट्रांजिशन फेज है वो हिस्ट्री के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और क्वांटम थ्योरी ऑनवर्ड्स क्वांटम ऑनवर्ड्स, ये हिस्सा पढ़ना है लोगों को। ठीक, अब इसमें हमारा जो काम है इस पूरे पोर्शन में पढ़ने का, वो ऐसा है कि जो रियल थ्योरी अभी है, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। हम जहां पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप हो जाएगा वहीं पर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। यानी कि हम एक तरह से जितना भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा बेसिकली वो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जो डेवलपमेंट क्लासिकल से क्वांटम तक पहुंचने के लिए किया गया। हिस्टोरिकली पढ़ रहे हैं। जो रियल थ्योरीज आज की हैं, एडवांस थ्योरीज हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इस डेवलपमेंट में क्या क्या सामने आएगा? इस डेवलपमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आएगी, यानी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सामने आएगा। फिर एक चीज आएगा जिसको बोलेंगे कंडक्शन इन गैसेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन गैसेस में एट लो प्रेशर्स। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्चेस करी, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। थॉमसन एक आदमी है जिन्हें इसमें बहुत बड़ा सक्सेस मिला, और वहां से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी आया। इसको समझाने के लिए प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी भी आ गई।
और प्लैंक थ्योरी के बाद इसमें कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ जाएगा, फिर इसमें डी ब्रॉय डुअल नेचर का कैरेक्टर भी आ जाएगा, रेडिएशन और मैटर दोनों के लिए। फिर यही चीज आगे बढ़कर एटॉमिक स्ट्रक्चर में चली जाएगी, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए थॉमसन्स मॉडल में चला जाएगा, फिर वो रदरफोर्ड के ऊपर आ जाएगा। हालांकि रदरफोर्ड का कोई मॉडल नहीं है, बस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया है और रदरफोर्ड का मॉडल के नाम से आप लोगों को बुक्स में पढ़ाया जाता है। रदरफोर्ड का मॉडल आ जाएगा, फिर यहाँ पर नील बोर नाम का एक आदमी आएगा, बोर्स मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल की कहानी है, बहुत डिटेल्ड, और ये वो है जो रियल एटॉमिक मॉडल की तरफ सबसे पहला बोल्ड स्टेप है। और क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से चालू होती है, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स चालू होगी वहीं पर बोर मॉडल पर हमारा कोर्स एटॉमिक फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नया पार्ट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो भी है वो रदरफोर्ड की दी हुई है, तो रदरफोर्ड के हिसाब से सोचेंगे। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या कर रहे होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी स्टेबिलिटी, एनर्जी, कॉम्पोजिशन, फोर्सेस कि किस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना, साइज न्यूक्लियस का कितना होता है इसके बारे में, और रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, जिस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस का अपना अलग अलग स्वभाव है, बिल्कुल अलग नेचर की रिएक्शंस है। हम यहाँ आज जो करने वाले हैं वो वेव थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक, रेडिएशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और इंट्रोडक्शन देंगे बेटा किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है। एक आदमी जिनका नाम है मैक्सवेल, और ये मैक्सवेल्स EMW थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो भी है, ये थ्योरी क्या कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। जो लाइट है जिसे हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ये रेडिएशन क्या है ये एक्सप्लेन करने का काम जब कुछ लोग करने आते हैं तो उनमें से सबसे पहला बोल्ड नाम आता है मैक्सवेल साहब का। मैक्सवेल ने कोई एक्सपेरिमेंट किए बिना सबसे पहले ये स्टैब्लिश किया अपनी थ्योरीज में कि लाइट या लाइट के जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड या रेडियो वेव एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हम कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जो भी रेडिएशन है वो रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM, यानी इलेक्ट्रो और M फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रो बेसिकली बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और मैग्नेटिक क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर जब वेव की तरह चलती है तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद इसका डिजाइन आपको सही सही बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक तो रफ आइडिया हम लोग बना लेते हैं यहीं पर, और एक आपको इसका फोटो भी दिखाता हूँ। तो फोटो क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होगी तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, मान कर चलिए। देखिए भैया काम की चीजें,
ये रही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बनाई कैसे जा रही है आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताते हैं। बहुत इत्मीनान से देखोगे तो समझ में आएगा। इस तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड, और वेव इस तरफ आगे जा रही है। ये जो वेव है ये c स्पीड से आगे जा रही है, और c आप जानते हैं ये चीज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। और ये जो c की वैल्यू है आप ये भी जानते हैं, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं, वो होता है μ0 ε0। और ये वैल्यू 2.99792458 मीटर पर सेकंड 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है क्या कि इस तरह की वेव में किसी तरह का कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसे x एक्सिस मान रहे हैं और इसे y एक्सिस मान रहे हैं और इसे z एक्सिस मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड xy प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट करने का मतलब कि वैल्यू बढ़ती है घटती है घटती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है घटती है घटती है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है घटती है, और लगातार ये ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं। इनके परपेंडिकुलर x z प्लेन में जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है घटती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है और लगातार बढ़ती है। तो इस तरह से ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड, और फिर लाइट आगे की तरफ ट्रैवल करती है। तो किसी पार्टिकल के चले बिना, किसी पार्टिकल के ऑसिलेट हुए बिना, किसी पार्टिकल की मदद के बिना, किसी मटेरियल मीडियम की मदद के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए अगर आगे बढ़ती हैं, तो इस तरह की वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेव्स खुद आगे बढ़ रही हैं, और वेव्स आगे बढ़ रही हैं जिनमें कोई पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट हो रही है। इस वजह से इन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं। और इसी वजह से इस तरह की वेव्स को हम क्लास 10th में नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। ठीक, नॉन मैकेनिकल वेव होता क्या है, अब इसे और ध्यान से सुनना है, बड़े काम की चीज बताने जा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम के साथ वैरी कर रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है लगातार। फिर आप देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बेटा फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम के साथ बढ़ रही है घट रही है, पीछे बढ़ रही है फिर घट रही है, लगातार ऑसिलेट कर रही है। एक फैराडे साहब का नियम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम के साथ चेंज होती है, तो ये जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड खुद भी टाइम का फंक्शन हो, तो ये अगेन जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदलेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। ये फैराडे का नियम है, ईएमआई में हम पढ़ते हैं। और अगर ये बात क्लियर है तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। और ये एक दूसरे को जनरेट होते करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और ये एक दूसरे को जनरेट करते करते हमेशा आगे चलते रहेंगे। फिर लगातार ये एनर्जी आगे चलती जाएगी। इसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव मीडियम की जरूरत नहीं है इसे चलने के लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म की एनर्जीज आगे जाती है। ठीक, अच्छी बात है। इसके आगे बताइए, चित्र ही आपके लिए मेरे हिसाब से मैंने जो बनाया था एग्जैक्टली वही है। ठीक, अब इसमें कुछ अच्छी बातें और बता देनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बढ़िया सा बनाकर दिखाएंगे, बाद में एक बना बनाया चित्र दिखाएंगे। ठीक, एक अच्छी देखना, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करता हुआ मान रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करता हुआ मान रहे हैं, तो चलो इधर वेक्टर वेक्टर लगा देते हैं। तो E क्रॉस B आप निकाल लीजिए। तो ये जो भी डायरेक्शन आएगी, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर बना लूं, तो E क्रॉस B का यूनिट वेक्टर जो भी आएगा वो होगा प्रोपागेशन डायरेक्शन। क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। ये जो E क्रॉस B आएगा ये होगा हमारे लिए प्रोपगेशन डायरेक्शन। ठीक, यानी लाइट कहां जाएगी, किस दिशा में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ फैलाओ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, E क्रॉस B करो, E क्रॉस B करो, थंब कहां आ रहा है, राइट में। तो जहां आएगा थंब, क्रॉस प्रोडक्ट सीख चुके 11th में, ये है वेव के चलने की डायरेक्शन विद स्पीड c। इस तरह निकाला जाएगा।
ये जो पीक आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक है, ये जो पीक आपको नजर आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का पीक है। पीक यानी क्रेस्ट, कंजर्वेटिव पीक यानी कि कंजर्वेटिव क्रेस्ट, और क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है। सर हम इससे नहीं मानते, ट्रो, और फिर से क्या आया ट्रो। ये देखो ये क्रेस्ट और क्रेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड के, ये भी तो लैम्डा ही बनेंगे। सर ये क्या आया ट्रो, और ये भी क्या आया ट्रो, ये भी तो लैम्डा ही बनेंगे। कंजर्वेटिव क्रेस्ट है कंजर्वेटिव ट्रो, ये क्या है ट्रो, ये क्या है ट्रो, तो ये भी क्या बनेंगे लैम्डा बनेंगे। ये वेवलेंथ। अच्छा साहब कितने टाइप के होते हैं, ये बड़े टाइप के हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिएगा रेडिएशन की जो वैरायटी है उस वैरायटी में आपको दिखाई देगा दीज आर द टाइप्स। आई होप आपको टाइप्स नजर आ रहे होंगे। टाइप के नाम पर आपके पास कितनी तरीके की चीजें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में बेटा यहाँ पे आर होता है और यहाँ वॉयलेट होता है, वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट। इंफ्रारेड का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि रेड कलर का है, इंफ्रा का मतलब कम, रेड का मतलब रेड से कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम है वो इंफ्रारेड है। अल्ट्रा वॉयलेट का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा वो अल्ट्रा वॉयलेट है। तो बेसिकली नेबरहुड के लिए नाम रख दिए गए। ये अल्ट्रा वॉयलेट इंफ्रारेड दोनों हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ये जो विजिबल जोन है ये हमें दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब भाई साहब इनके वेवलेंथ रेंजेस भी लिखे हुए हैं। 10⁻³ मीटर की रेंज रेडियो की है, 10⁻⁻² मीटर की रेंज माइक्रो की है, इंफ्रारेड की 10⁻⁵ की है, 10⁻⁻⁶ की हमारी विजिबल की है, 10⁻⁻⁸ की अल्ट्रावायलेट की, 10⁻⁻12 की सॉरी 10 की एक्सरे की है, और 10⁻⁻12 की गामा रे की है। ये गामा रे जो होती है ये न्यूक्लियर रेडिएशंस के टाइम पर निकलती है, घातक रेज होती है। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम सबको अप्रोक्सीमेट करके बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पर साइज लिख कर दिए गए ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि 10⁻³ 1000 मीटर, यार 1000 मीटर बुर्ज खलीफा हो गया 1200 मीटर की बिल्डिंग, तो उतनी ऊंची बिल्डिंग। 10⁻⁻² मीटर्स क्या है, अरे 10⁻⁻² मतलब कुछ सेंटीमीटर, सब फ्यू सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में तो हम आ जाएंगे या कोई कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। अच्छा 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर का मतलब ये है कि माइक्रोमीटर से काफी बड़ा है, और माइक्रोमीटर से बड़ा मतलब पेपर की थिकनेस के बराबर, उस टाइप का कुछ, सुई की नोक के बराबर है। विजिबल 10⁻⁻6 से भी छोटा है, यानी कि बैक्टीरिया के साइज के बराबर है। अल्ट्रावायलेट 10⁻⁸ मॉलिक्यूल्स के लेवल के बराबर। एक्सरे 10⁻⁻10 मीटर्स, और बेसिकली इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम, और ये तो एटम के साइज के बराबर है। 10⁻⁻12 न्यूक्लियस के रेडियस के आसपास का, उससे बड़ा ही है आसपास का। फ्रीक्वेंसीज आप करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये चित्र बेसिक क्या आइडिया था इस पूरी थ्योरी के पीछे वो बताता हूं। मैक्सवेल साहब समझाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन या किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो जनरेशन है वो किसी चार्ज से हो रहा है। चार्ज का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इतना मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि वो चार्ज हो, और चार्ज हमारा जो भी है उसे ऑसिलेट होना चाहिए, यानी चार्ज का पार्टिकल ऊपर जा रहा है और फिर वो नीचे आ रहा है, और इस प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन को ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, और फिर यहाँ से वापस ऊपर इस तरह दिखा सकते हैं। और इस तरह का ऑसिलेशन लगातार जारी है, और ये जो ऑसिलेशन लगातार हो रहा है इसकी वजह से हम कहेंगे कि चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। और जब भी कभी चार्ज ऑसिलेट होता है तो मैक्सवेल साहब का कहना है कि इस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होती हैं, यानी कि यहाँ से कुछ वेव्स आगे जाएंगी, और जो वेव्स आगे जा रही हैं वही v स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। हालांकि मैं दोबारा उतना बड़ा चित्र नहीं बनाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, आप समझे कि चार्ज के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। सारी दुनिया चल रही है, ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। अब क्या आता है, यहां पर बेटा जन्म लेता है बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। साहब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है वो समझो, बड़ी खास चीज है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। है क्या कि
11th क्लास में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को पढ़ाया गया रेडिएशन को लेकर। उस रेडिएशन के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे और मैक्स प्लैंक साहब भी लगे। मैक्स प्लैंक अपनी रिसर्च में, अपने कैलकुलेशंस में, अपने लैब के अंदर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर हम रेडिएशन को वेव की तरह कंसीडर करेंगे तो रेडिएशन के मिलने वाले कोई फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो सबसे पहले प्लैंक साहब जो हैं वो रेडिएशन को वेव मानने से मना करते हैं और कहते हैं कि मानो कि जो रेडिएशन है वो वेव ना होकर पार्टिकल है। पार्टिकल सेंस ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये कहते हैं कि रेडिएशन इज डिस्क्रीट फ्लो ऑफ एनर्जी। अब बात ये आती है कि सर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस क्या है। समझना, आपके पास एक नल है, आपने इस नल को इसकी एक्सेस से घुमाकर ओपन कर दिया। ओपन किया तो पानी गिरा, नीचे आपने एक बाल्टी रखी। इस बाल्टी में जब पानी भरेगा तो 0.1 लीटर भी होगा, 0.2 लीटर भी होगा, 0.3 लीटर भी होगा, 0.35 लीटर भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ईच एंड एवरी वैल्यू इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप इसकी बजाय एक लीटर की बॉटल्स ले लें, एक लीटर की बॉटल नहीं है, पानी हमारा थोड़ा महंगा है, एक लीटर की बॉटल ले लें तो या तो आपके पास 1 लीटर पानी होगा या तो आपके पास 2 लीटर पानी होगा। ऐसे ही तीसरी बोतल आ जाएगी, 3 लीटर होगा, 4 लीटर होगा, 3.5 की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जब आप पैकेट्स में चीजों को लेते हैं तो आपको पैकेट के इंटरवल में चीजें मिलती हैं, मल्टीप्लाई में चीजें मिलती हैं, मल्टीपल में चीजें मिलती हैं। 1 पैकेट मिला, 2 पैकेट मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। लेकिन आप जब इस तरह का फ्लो लेते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। और कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब कोई भी वैल्यू अवेलेबल है। वेव इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, लगातार वेव आ रही है और हर संभव एनर्जी मिल सकती है आपको। लेकिन जब प्लैंक साहब कहते हैं कि रेडिएशन इज डिस्क्रीट फ्लो ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये कहते हैं कि एनर्जी की, रेडिएशन की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जब रेडिएशन आपके पास आएगा तो उसकी कुछ वैल्यूज पॉसिबल है। और अगर डिस्क्रीट शब्द बोला तो इसका मतलब ये अपने आप अंदाजा लगाया गया कि भैया ये पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पैकेट्स में एनर्जी आ रही है। कौन से पैकेट्स में जिनमें एनर्जी आ रही है? इसी से ये बात निकाली गई कि एनर्जी फ्लो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। अब ये एनर्जी पैकेट्स जो हैं, जो एक पैकेट बोतल के थे ना, वैसे एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये एनर्जी के पैकेट हैं, पार्टिकल नहीं है, ये वेव भी नहीं है। ये अगर तुम्हें इन्हें पार्टिकल मानना है तो ऐसा पार्टिकल मानो जो कि एनर्जी पार्टिकल है, यानी इसमें मास नहीं है, इसमें चार्ज नहीं, इसमें क्या है? एनर्जी। एनर्जी पैकेट्स बोल लो या एनर्जी पार्टिकल्स बोल लो। और ये जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं इन्हें नाम दिया जा रहा है क्वांटास। क्या नाम दिया जा रहा है? क्वांटा। ये जो क्वांटा शब्द है, इस शब्द का क्या मतलब है? क्वांटा शब्द का लिटरल मीनिंग ही पैकेट्स है। और इसी क्वांटा शब्द से रेडिएशन की इस नई थ्योरी का नाम पड़ा क्वांटम थ्योरी। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका पहला फंडामेंटल लॉ ये है कि एनर्जी की सारी वैल्यूज आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एनर्जी की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज आपके लिए पॉसिबल है। यानी एनर्जी वेव की तरह नहीं आ रही है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, मतलब जो लाइट इस रॉड से मेरे पास आ रही है, इस ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो 1 पैकेट, 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा मेरे ऊपर गिर रही है और हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो क्वांटास आ रहे हैं इनमें मास नहीं है, इनमें चार्ज नहीं है, दीज आर नॉट मटेरियल पार्टिकल्स, दीज आर एनर्जी पार्टिकल्स। तो ये जो क्वांटास हैं, दीज आर एनर्जी पार्टिकल्स। क्या है ये? एनर्जी पार्टिकल्स। क्या है भाई? एनर्जी पार्टिकल। क्या है? एनर्जी पार्टिकल है। मतलब कोई शेप, साइज कुछ डिफाइंड नहीं है। अगर एनर्जी पार्टिकल्स है तो एनर्जी पार्टिकल है, अच्छी बात है, नॉट मटेरियल पार्टिकल। साहब मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है ये? हाँ नहीं है।
अगर साहब ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है तो फिर ये क्या है? तो नहीं है, तो नहीं। मटेरियल पार्टिकल ना होने से क्या मतलब है? ना होने से मतलब ये है कि ना तो इनके पास कोई मास है और ना ही इनके पास कोई चार्ज है। ये बात समझ में? ना तो इनके पास कोई मास है और ना इनके पास कोई चार्ज है। तो बेसिकली ये वो पार्टिकल्स नहीं जिन्हें आज तक हम पार्टिकल समझते थे, ये कुछ नया सिस्टम चालू हो गया है पार्टिकल्स का। अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी भाई? टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। ये क्या शब्द बोला जा रहा है बकवास? अरे बिल्कुल साधारण बात है कि यार जब मेरे पास एक एक लीटर की बोतल्स आ रही हैं तो मेरे पास टोटल कितना पानी इकट्ठा हुआ? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितनी बोतल है? 50 की बोतलें तो 50 लीटर, 4 बोतलें 4 लीटर, 10 बोतलें 10 लीटर। यानी एक पैकेट में कितनी एनर्जी है पता हो और कितने पैकेट तुम्हारे पास आ गए ये पता हो तो टोटल एनर्जी अपने आप पता चल जाएगी। इसका अर्थ ये निकला कि टोटल एनर्जी जो रेडिएशन की हमारे ऊपर गिर रही है वो इस बात से पता लगाई जा सकती है कि कितनी एनर्जी का एक पैकेट है और ऐसे कितने पैकेट तुम्हारे पास आए हैं, यानी नंबर ऑफ एनर्जी and number of energy packets into energy of one packet is the total energy of the radiation। यही तो क्वांटाइजेशन है, यही तो पैकेटाइजेशन है, यही तो तुमने पैकेट बनाया एनर्जी का और कह दिया कि टोटल एनर्जी पैकेट्स में आ रही है। अच्छा, तो ये तो पता चल जाए कि एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, तो वो यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट। यही पोस्टलेट सबसे खास है कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटा कितनी होगी। इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वांटा है ना, इसे आइंस्टीन साहब आगे चल के फोटोन नाम देंगे। तो जब आइंस्टीन साहब इसे फोटोन नाम देंगे और हम जानते हैं कि फोटोन इसी का नाम है, तो क्यों ना अभी से इसको जान लें और कभी कभी क्वांटा बोलेंगे, कभी कभी फोटोन बोलेंगे, तो आप पहचान जाइएगा कि एक ही बात है। गंगाधरी शक्तिमान है, एक आदमी के दो नाम। एनर्जी ऑफ क्वांटा तो वन फोटोन, मैं ऐसे लिख लूं, कोई तकलीफ तो नहीं? फोटोन क्लियर है? और कहा जा रहा है कि ये h टाइम्स न्यू है। ये क्या बकवास है? इन्होंने क्या पहले बताया था वो बताता हूं, उसके बाद इसको लिखवाता हूं। कह रहा है एनर्जी ऑफ वन पैकेट क्वांटा फोटोन डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो वेव से मना कर रहे हैं कि भैया वो वेव नहीं है, रेडिएशन इज नॉट द वेव, लेकिन तब भी फ्रीक्वेंसी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप का जो रेडिएशन था उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं वेव कुछ नहीं होता, भूल जाओ, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी ले रहे हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन रहेगा कि ये वेव है या एनर्जी, ये पार्टिकल है। और वेव और पार्टिकल की डुअलिटी जो है आगे चल के डील होगी, कहेंगे कि डुअल नेचर है। फिलहाल इसका मतलब ये समझा रहे हैं कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम NU न्यू है और यूज किसके लिए हो रहा है बेटा? ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा है। सर F यूज नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम F यूज करें फ्रीक्वेंसी के लिए, ज्यादा से ज्यादा न्यू यूज करें। तो वो जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसे हटाया गया और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया गया h, यानी न्यू जो है ये चीज मैं फिर से आपके लिए यहां पर लिख दूं, ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। और h क्या है? इज अ कांस्टेंट। इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जब बाबू ये प्लैंक कांस्टेंट है तो h की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 6.626 into 10 to power -34 जूल सेकेंड। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे तो उसकी डायमेंशंस इससे मैच करती है, एंगुलर मोमेंटम की इंपॉर्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। दूसरी खास बात और कि प्लैंक कांस्टेंट कबाड़ी कांस्टेंट नहीं है, ये महान कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट और कबाड़ी कांस्टेंट क्या होते हैं?
कवाड़ी कांस्टेंट वो होते हैं जो कंडीशन बदलने के साथ बदल जाते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये खुद हम थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, पर टेंपरेचर का ड्रास्टिक चेंज करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुरी तरह चेंज हो जाता है। वो कांस्टेंट जो दुनिया में कभी ना बदले यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। ये तो अब मुझे एक बात यहां पूछनी चाहिए कि सर एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना होगा? तो मैं कहूंगा n टाइम्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी मुझे लिखना चाहिए n टाइम्स h न्यू। ये हो गई हमारे रेडिएशन की टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी बताकर स्टाइल मारने को कहा जाता है कि हम लोग रेडिएशन का लॉ पढ़ रहे हैं। क्या बोला? ये टोटल एनर्जी बताकर स्टाइल मारने को कहा जाता है कि हम रेडिएशन का लॉ पढ़ रहे हैं। और ये पूरा तमाशा जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा और पिछले 20 मिनट से चीख चीख कर आपको बता रहे हैं, ये चीज कहलाती है हमारे लिए प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। ये बहुत क्लासिकल चीज नहीं है, ये बहुत हटके है कि हम लोग एक चीज को पार्टिकल भी मान रहे हैं, उसका मास भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसमें चार्ज भी नहीं बता रहे हैं, वो किस चीज से बना है हम ये भी नहीं बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ एनर्जी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी छोड़ नहीं रहे, जबकि उसे वेव बोलने से मना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब नया सा केस है जिसमें कुछ कुछ बिना बोले हम वेव का कैरेक्टर मन में सोच रहे हैं पर उसको मान नहीं रहे हैं, और पार्टिकल का कैरेक्टर डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं पर जानबूझ के कह रहे हैं कि ये पार्टिकल है। ये अजीबोगरीब सा जो लॉ है, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ऑसिलेट, और यही उनकी थ्योरी। और ये क्योंकि इस तरह का कुछ अजीब सा है जिससे प्लैंक भी बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए अपनी थ्योरी को और ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे इससे, सिर्फ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बहुत डिप्रेशन में ये साइंटिस्ट अपने जमाने में रहा कि मेरी थ्योरी है जो रेडिएशन के सारे फिनोमेनास को 100% एक्यूरेसी से एक्सप्लेन भी करती है, स्टिल उस थ्योरी के पीछे का सर पैर मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। डेवलप भी मैंने किया है, मुझे ही नहीं पता कि आखिर इन सब सवालों के क्या जवाब है, कि किस तरह हम वेव को छोड़ें और किस तरह हम पार्टिकल को पकड़ें, पार्टिकल को किस तरह एक्सप्लेन करें और वेव को कैसे डिस्कार्ड करें, कुछ समझ नहीं आया। ये साइंटिस्ट अपने बहुत सारे अवार्ड्स छोड़ता है, ये साइंटिस्ट डिप्रेशन में रहता है, बहुत रिसर्चेस इसके बाद नहीं आती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है जो 1879 में हेनरी हर्ट्ज पहली बार डिटेक्ट करते हैं। फिर 1920s के आसपास के जोन में, एक दो साल बाद, हमारे आइंस्टीन साहब इस थ्योरी को, इस मरी हुई थ्योरी को, जिसको प्रूव कर दिया इन्होंने, सब कुछ कर डाला, पर इन्हें ही इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। आइंस्टीन ने इनकी थ्योरी को सच मानते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के टाइम पर क्वांटम थ्योरी का, प्लैंक की थ्योरी का, रेडिएशन की थ्योरी का इस्तेमाल किया गया, फिजिक्स का फाउंडेशन मिला इस थ्योरी को मैथमेटिक्स के अलावा, तब प्लैंक को नोबेल प्राइज और आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज मिला। और तब उनको समझ में आया कि मेरी जो थ्योरी बनी थी 20 साल पहले, वो एवरेज थ्योरी नहीं थी, वो बहुत सुपर थ्योरी थी। ये बहुत हटके चीज है, इंट्यूशन से अलग की चीज है। इसलिए अब जो बचपन से फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे, वो इंट्यूशंस आपको निकालने पड़ेंगे, नई चीजों को नए तरीके से सीखना पड़ेगा। मैं नए पेज पे आ रहा हूँ, ये सारा जो कुछ लिखा है इसे याद कर लीजिए। मैंने जितना बोर्ड पर लिखा और बोला है मानकर चलिएगा, कोर हार्टेडली ऐसा है कि अगर याद रह जाएगा तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी किसी को भी पढ़ा लेंगे। शानदार चीज लिखी। अगला देखते हैं क्या कहानी है नेक्स्ट। आपको पता है कि E = h न्यू लिखा गया। यार वेव के फॉर्मूला में V = f लैम्डा पढ़ते थे। सर हम V लिखेंगे लेकिन f नहीं लिखेंगे। अबे स्पीड ऑफ लाइट लिखो ना, रेडिएशन की बात कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखो और इसे क्या लिखो, लैम्डा। तो न्यू की जगह क्या आएगा बेटा बताओ? न्यू की जगह आएगा c/लैम्डा। पुट कर दो एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ध्यान रखना, जब तक मैं n नहीं लगा रहा हूं तब तक वो वन फोटोन है, n लगा दूंगा टोटल एनर्जी। h तो h रहा और न्यू की जगह c/लैम्डा। अरे वाह, एक और फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या चमत्कार है, ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की और क्या की है, खास बात है। सुनो, हर एक रेडिएशन का अपना फ्रीक्वेंसी और उसकी अपनी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। चाहे हम वेवलेंथ से आंसर निकालें, चाहे हम लोग किसी भी से आंसर निकालें, बात बन जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि h की कुछ वैल्यू फिक्स है और वो है 6.626 10⁻³ जूल सेकंड, और c की वैल्यू है
3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मैं कन्वर्जन्स आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत रिजिड स्टैटिक वैल्यूज आपको यहाँ नजर आ रही हैं कि H यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, C यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा। तो इस इक्वेशन में अगर तुम बहुत ध्यान से देखो कि ऊपर वाला टर्म तो बिल्कुल रिजिड है, फिक्स है, तो डायरेक्ट वाला वैल्यू याद कर लो अपॉन लैम्डा, आंसर। बात तो सही है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू, ये hc की जगह लिखा गया, मैं hc बाय लैम्डा पहले लिख देता हूं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। ये बन जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी कभी लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया तो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। सर अभी तो जूल में लिखी थी, वो कन्वर्जन कर दिया, मैंने आपको करके नहीं बताया, पर क्योंकि रिजिड वैल्यूज है इसलिए सीधा वैल्यू याद रखनी, सॉल्व नहीं करना बार-बार। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम, तो ये तो कट जाएंगे। अगर एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम काटने की इच्छा है तो आप इस प्रकार से काट भी सकते हैं। बस ये लिखा मैंने इस वजह से ताकि आपको पता रहे कि जब 12400 लेना है तो लैम्डा किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, इसकी बजाय कई बार सवाल नैनोमीटर में होता है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ले लो, तो जो नीचे का लैम्डा है वो भी किस में होगा बेटा, नैनोमीटर में। सर हम इसे भी काट देंगे तो आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि जो फॉर्मूला लिखा है एनर्जी का वो जूल में नहीं है साहब, अब किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या बात है, मतलब तो फॉर्मूला सीधा सीधा हो गया, आंसर आसान हो जाएगा, जवाब यहां आसान हो जाएगा। अब इसी चीज को बेस बनाकर अगर तुम कोई क्वेश्चन करना चाहो तो इसी के नीचे कर लो। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, खास इसका क्वेश्चन कहा जा रहा है अ फोटोन, क्वांटा भी बोल सकते थे, ऑफ वेवलेंथ 6,000 एंगस्ट्रॉम is moving somewhere। अब मूविंग समवेयर का मतलब टहलने नहीं जा रहा, किसी रेक्टिलिनियर पाथ में वो कहीं आगे ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड इट्स एनर्जी। भाषा जल्दी जबरदस्ती कुछ खास नहीं है, सवाल को ऐसा भी कह सकते थे, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो भैया ऐसे सवालों के लिए बुद्धि ना लगाएं, hc बाय लैम्डा पूरा पूरा सॉल्व ना करें। आप देखें कि आपको जो वेवलेंथ दी है वो नैनोमीटर में है या फिर एंगस्ट्रॉम में, तो भैया एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ऊपर क्या लिखा बेटा 12400, नीचे क्या है 6000, और आंसर किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वाह वाह वाह, टैंग टैंग वो जीरो चले गए। 124 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 12.4 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करोगे तो आएगा 6.2 डिवाइडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लो यार, बस काम खत्म। मुश्किल है क्या, आसान। कुछ और भी है इसमें, इसी टाइप की और प्रॉब्लम खेलो, क्या बचाना कहेगा। फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी निकालो 4000 एंगस्ट्रॉम वाले की, तो तुम क्या कहोगे, अरे यार एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा। हम कहेंगे लैम्डा किसमें दिया है, तुम कहोगे सर एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में कौन सा फॉर्मूला चिपकाएंगे साहब, 12400, और लैम्डा कितना है 4000। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा जी 1 2 3 4, आंसर आ गया 124 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ गया 12.4 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आहा, आंसर है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हमारे फोटोन की एनर्जी। कहने के लिए कोई सवाल है, पर कोई सवाल नहीं है, क्या ही है उसमें, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करिए, आंसर आया। पर यकीन मानो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये सवाल आएगा और आता है, यही तो कोर्स है लल्लू सर, सीखो इसको। अगला देखो क्या कह रहा है, अरे पेज ही खत्म हो गया मेरे पास, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपके लिए। कह रहा है, ध्यान सुनना, कह रहा है कि मेरे पास
photon of energy 3.8 electron volt is emitted by, emitted और radiated एक ही बात है, a surface, कोई सरफेस है उसने ये रेडिएट किया, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड लैम्डा। भाई साहब लैम्डा बता दो कितना है। अरे यार लैम्डा लैम्डा कुछ भी पूछेगा तो तुरंत बता देंगे, हमें तो पता है ना कि एनर्जी और लैम्डा के बीच में कोई संबंध है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई संबंध है, तो क्या करोगे, एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। hc आता है आपको? हाँ सर आता है। कितना होता है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है। साहब ये एंगस्ट्रॉम बचा है तुम्हारे पास, यानी लैम्डा किसमें निकल के आना है, एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी कितनी दी हुई है सर? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना है इसका? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी से ईवी कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आई 12400 डिवाइडेड बाय 3.8 और आंसर आ रहा है एंगस्ट्रॉम में। क्या बाबूजी इसको सॉल्व किया जा सकता है? जी हाँ सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, पर बिलीव मी जो hc बाय लैम्डा का छोटा सा कांसेप्ट आपको बताया है, ये बहुत सारे कैलकुलेशन से आपको हमेशा बचाएगा। तो hc बाय लैम्डा आपके पास कभी आए तो आपको 12400 रख लीजिए जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, और 1240 रख लीजिए जब भी वेवलेंथ नैनोमीटर में हो। अगर आप ये कर पाते हैं तो बिलीव मी आपको मजा आ जाएगा। तो ये था आपके लिए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। आज हम लोग टाइम मेरे हिसाब से काफी ओवर हो गया है, हम पहुंच गए, अपना लेक्चर काफी बड़ा हो गया, इसलिए मैं रोकूंगा। आज आइडिया तो मेरा ये था कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डील कर लूंगा, पर मैं डील करना नहीं चाहता क्योंकि टाइम हो गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन, ये दो बातें हम लोग कर रहे होंगे अगले लेक्चर में। तो मेरे हिसाब से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ही थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे और फिर एंड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा हो और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर जो हमारी ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अभी पीईई में बहुत टाइम है आने में, लगभग एक लेक्चर लग जाएगा। तो अगला लेक्चर जो होगा वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की डिटेल डिस्कशन का होगा, उसकी प्रॉब्लम्स का होगा बेसिकली। साउथ सिटी पीसीएमबी को मेरे बच्चों जितना हो सके आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। और आईएससी 12th और आईसीएससी 10th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज एग्जॉस्टिव कवरेज है सिर्फ रिवीजन के टाइम में, जिसमें कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सेशंस हैं जो हम एंड में आपके लिए दिसंबर के टाइम पर लेकर आएंगे और लगातार आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस की। इसी तरह के पावर पैक लेक्चर्स के लिए हमें देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और तैयारी करिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की। अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स के न्यूमेरिकल के साथ।